नमस्कार। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम हॉब्स और लॉक के समझौते की तुलना का विवेचन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉब्स और लॉक दोनों ही समझौतावादी विचारक हैं और दोनों ने ही अपनी अपनी कॉन्टेक्ट थ्योरी को पेश किया है। दोनों ने अपने अपने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों या मनुष्य को कौन कौन सी असुविधाएं थी जिनके कारण वो समझौते के लिए तैयार हुए, उसके बाद में जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो किस प्रकार उत्पत्ति हुई, उस राज्य में व्यक्ति ने क्या किया और राज्य का क्या कार्य था का विवेचन हम पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। अब हम देखें तो हॉब्स और लॉक दोनों के विचारों की हम तुलना देखते हैं। दोनों के विचारों में सबसे पहले हम देखें तो कुछ समानताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे दोनों का जो समझौता है वो सामाजिक समझौता है। ये समझौता व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किया जाने वाला एक सामाजिक समझौता है। दूसरी अगर इसमें हम समानता देखें तो वह दोनों के समझौते में सरकार भाग नहीं लेती है। ना लॉक के समझौते में सरकार भाग लेती है और ना हॉब्स के समझौते में, बल्कि व्यक्ति आपस में समझौता करके सरकार का निर्माण करता है। तीसरा जो है समानता हम देखें तो वह दोनों के समझौते प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए गए हैं। चौथी जो इसमें समानता हम देखते हैं वो है दोनों समझौतों के द्वारा राजा के देवी अधिकार सिद्धांत का खंडन करते हैं। मतलब वो राजा को ये मानते हैं कि राजा को कोई भी देवी अधिकार प्राप्त नहीं है और जो राज्य का निर्माण है वह सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा किया गया है। हॉब्स और लॉक के समझौते के संबंध में डर्निंग ने तो यहाँ तक लिखा है कि हॉब्स का समझौता सरकार की सत्ता को निरंकुश बनाना था, किंतु लॉक ने अपने समझौते के द्वारा उस पर अनेक मर्यादाएं और प्रतिबंध भी लगा दिए। अब हम दोनों के बीच में होने वाले प्रमुख अंतरों का विवेचन करते हैं। पहला अंतर हम देखें तो हॉब्स का जो सामाजिक समझौता था वह प्राकृतिक अवस्था में स्वार्थी, एकाकी और पार्श्विक जीवन बिताने वाले मनुष्य के द्वारा संपन्न किया गया था और दूसरी तरफ लॉक का जो समझौता था वह ऐसे मनुष्य के द्वारा संपन्न किया गया था जो सभ्य और संस्कारी तो थे, लेकिन उनके पास कुछ असुविधाएं थी जो उन्हें अच्छा सामाजिक जीवन नहीं दे पा रही थी। उन्हीं असुविधाओं का से मुक्त होने के लिए लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत में उन्होंने अपना जो समझौता किया। दूसरा जो अंतर है वो है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सतत संघर्ष से उत्पन्न अराजकता को दूर करने के लिए समझौते की आवश्यकता महसूस की गई थी। अर्थात व्यक्ति का जो स्वभाव था वो हिंसक प्रवृत्ति का था और संघर्ष की स्थिति को दूर करने के लिए व्यक्ति ने सामाजिक समझौता किया। लेकिन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख 3 रूप से असुविधाएं थी। पहली असुविधा थी प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, नियमों की व्याख्या करने वाली और इन नियमों को लागू करने वाली संस्था का अभाव था। इसी के कारण इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति आपस में समझौता करता है लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत। तीसरी जो है हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए एक ही समझौता किया गया। हॉब्स ने एक ही समझौते का उल्लेख किया है और लॉक के अनुसार 2 प्रकार के समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। पहले समझौते के द्वारा समाज की स्थापना हुई और दूसरे समझौते के द्वारा सरकार की स्थापना की गई। चौथा अंतर हमें जो देखने को मिला वो था हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौतों को एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था पर आधारित किया जिसकी ऐतिहासिकता का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। अर्थात उसका जो समझौता था वो आदर्श था, दार्शनिक था, ऐतिहासिक नहीं। मतलब उसका इतिहास में हमें उसका प्रमाण नहीं मिलता।
लेकिन लॉक का सामाजिक समझौता दार्शनिक होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक तथ्यों को भी प्रस्तुत करता है। जैसा कि लॉक के शब्दों में भी है, जिन राज्यों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक लेख प्राप्त हुए हैं उनमें समझौते सिद्धांत की पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए हम जैसे रोम, वेनिस और स्पार्टा के उदाहरणों से लॉक के अपने सिद्धांत की पुष्टि होती है। अगला जो दोनों के बीच में अंतर था, हॉब्स ने समझौते की धारणा द्वारा निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। उसका मानना है कि व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करता है, उसके बाद में जब वो किसी संप्रभु सत्ता की स्थापना करता है तो उस संप्रभु को व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अधिकार है। यहाँ तक कि संप्रभु चाहे तो व्यक्ति की संपत्ति भी छीन सकता है। लेकिन लॉक ने सीमित अथवा वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। लॉक ने ये माना कि अगर व्यक्ति के जीवन की या उसके जीवन में कोई असुविधाएं होती है और राज्य उनकी पूर्ति या राज्य उनको दूर नहीं कर सकता, तो व्यक्ति को यहाँ तक अधिकार है कि वह राज्य के विरुद्ध क्रांति कर सकता है। छठा जो इनके हम अंतर देखने को जो देखते हैं वो है, हॉब्स का समझौता जो है जनता की उपेक्षा करता है तथा संप्रभु का पक्ष लेता है। मतलब उसने संप्रभु को सर्वोच्च, निराकार, सार्वभौमिक बना दिया है। दूसरी तरफ लॉक का समझौता जो है वो अधिकांशतः जनता का पक्ष लेता है। यद्यपि सरकार शामिल इसमें नहीं होती, परंतु लॉक ने क्या किया, प्राकृतिक कानून और व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों से उसे नियंत्रित और मर्यादित कर दिया। अर्थात लॉक जो है व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर बल देते हुए राज्य को सीमित करता है। इसीलिए लॉक को व्यक्तिवाद का, उदारवाद का समर्थक भी माना जाता है। अगला जो इसके अंतर हम देखें तो वह है, हॉब्स का सामाजिक समझौता प्राकृतिक कानून का अंत करके नागरिक विधि व्यवस्था को जन्म देता है। लेकिन लॉक का जो सामाजिक समझौता है वह प्राकृतिक कानून पर कोई भी असर नहीं डालता। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉक ने व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, उन समझौते के बाद में जब राज्य का निर्माण कर दिया जाता है तो राज्य के निर्माण के उपरांत उन प्राकृतिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि वो प्राकृतिक अधिकार तो व्यक्ति के पास में बने रहते हैं। इसलिए लॉक ने प्राकृतिक कानूनों को आवश्यक बताया है और उसका मानना है कि प्राकृतिक कानून जो कि तो नागरिक समाज में भी बने रहते हैं, वह शासन व जनता इन दोनों ही कानूनों को नियंत्रित करती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जहाँ हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा अपनी सार्वभौमिक और सर्वोच्च सत्ता के रूप में एक संप्रभु सत्ता की जब स्थापना की और व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर संप्रभु की सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर दी, वहीं लॉक ने राज्य का निर्माण करते हुए व्यक्ति को, अगर राज्य व्यक्ति के हितों के प्रतिकूल कार्य करता है, उसकी असुविधाओं का अंत नहीं करता, व्यक्ति के जीवन, राज्य के अंदर व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो लॉक ने व्यक्ति को क्रांति का अधिकार दिया है। इसी कारण लॉक को व्यक्तिवाद का समर्थक और उदारवाद के आधार स्तंभ के रूप में पाश्चात्य विचारकों की श्रेणी में उदारवाद के जनक के रूप में भी हम जानते हैं।